चलो सुनते भी रहना और लिखते भी रहना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 किसने जीता? एशिया कप 2023 जैसा कि आप लोगों ने मैच देखा हो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो एशिया कप 2023 जो है ये भारत ने जीता है और इंडियन टीम ने ये 5 साल बाद ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, एशिया कप मेनली मैंने बताया था, एशिया कप इज मेंट फॉर एशियन, और एशिया में जो इस टीम में पार्टिसिपेट इसमें गेम में करते हैं मेनली जो एशिया से होते हैं। ठीक है, इसमें श्रीलंका हो गया, हमारे पड़ोसी हो गए बांग्लादेश, पाकिस्तान, और ये नेपाल ने भी पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया, अफगानिस्तान ने भी। ठीक है, तो ये कुछ टीम थी, और इसी के साथ साथ जो 2023 का एशिया कप है ये हमने श्रीलंका को हरा करके अपने नाम कर लिया, और भारतीय टीम ने 23 साल बाद ऐसा लो स्कोरिंग मैच जीता है। लो स्कोरिंग मतलब कि श्रीलंकन टीम जो है सिर्फ 50 रन पे ही ऑल आउट हो गई थी, एंड इट्स अ वेरी लो स्कोरिंग गेम इन द एशियन कप। ठीक है, ऐसा 23 साल पहले हुआ था जब श्रीलंकन टीम ने भारतीय टीम को केवल 53 रन पे आउट कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा अब 23 साल बाद हुआ है कि श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया 50 पे। ठीक है, तो इसमें श्रीलंका को हराया, भारत ने जीता। कितने साल बाद जीता है? 5 साल बाद जीता है। ठीक है, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, सबसे लो स्कोर पे पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया था। ठीक है, गेम से तो क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, पहले क्या होता था, हमारा जो बाकी चीजों का पैटर्न था, इवन इन यूपीएससी भी गेम से क्वेश्चन नहीं आते थे, बट धीरे धीरे जो क्या हो रहा है 4-5 साल से अब गेम की तरफ भी सारे एग्जाम्स का जो है वो इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है। और तुम्हारा, मैं जब दिल्ली पुलिस का पेपर देख रही थी तो बच्चे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं जीएस। और जीएस में एक सर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जीएस की वजह से उनका फाइनल लिस्ट से नाम बाहर हो गया। जीएस में अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो बेटा 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस से और जनरल अवेयरनेस से, मतलब जीएस में ही जीके और करंट अफेयर ये 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें 25 मैथ, 15 रीजनिंग, 15 अदर, इस तरह से आते हैं, बट मेनली जो वेटेज है वो 50 पूरे जीएस से आते हैं। तो जीएस को कभी नेग्लेक्ट मत करना, तुम्हारे हाथ का ही है। ठीक है, इसको तुम यहीं पे ग्रैब कर लोगे तो हो जाएगा। मैथ में तो फिर भी कैलकुलेशन करोगे, रीजनिंग में भी सवाल निकालने में तुमको टाइम लगेगा, बट इसमें क्या आंसर तुम्हारे सामने है, बस तुम्हें टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो एशिया कप किसने जीता? भारत ने। और एशिया कप भारत ने कितने साल बाद जीता? 5 साल बाद। अब बात करते हैं डेरना की। डेरना नगर हाल ही में चर्चा में है या कहाँ है? डेरना नगर के बारे में अभी तुम देख रहे होंगे, न्यूज आ रही है, लीबिया में फ्लड आया है। लीबिया में एक हरिकेन की वजह से वहां पे भारी बारिश हुई है, और बारिश की वजह से जो डेरना में एक डैम था वो डैम टूट गया, और उस डैम के टूटने की वजह से जो डेरना सिटी है वो पूरी तरह से डूब गई है। और अभी तक बहुत बुरी खबर है कि 10,000 के करीब वहां पे लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और पता भी नहीं है कुछ का। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनके घर सब बर्बाद हो गया। ठीक है, तो डेरना में डेरना जो है ये बेटा लीबिया में एक सिटी है। ठीक है, मेडिटेरियन सी के पास है लीबिया। लीबिया में ये एक सिटी है, लीबिया कंट्री है विच इज इन अफ्रीका। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी के पास एक कंट्री है लीबिया, वहां पर हरिकेन आया था, उसकी वजह से यहाँ का डैम टूट गया डेरना का। तो डेरना सिटी डिवेस्टेट हो गई इस पूरी बाढ़ के प्रोसेस में। ठीक है, तो बाढ़ के कारण ये चर्चा में है अभी डेरना सिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तुमने अभी एक न्यूज सुनी है, उसमें ये आ रहा है कि अब तुमको अगर आधार भी बनवाना है तो बस तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इनफ। और बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, पहले क्या होता था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था फिर भी स्कूल में एडमिशन हो जाता था, आईडी बन जाती थी सब। बट अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया इसने बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया है कि अनिवार्य रूप से तुमको बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट लाना है, जो डॉक्यूमेंट है, तभी आपको फर्दर सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, बहुत से केस में क्या होता है, डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, और डेथ सर्टिफिकेट जो है उनके फैमिली वाले बनवाते नहीं है, या मतलब अनरिकॉग्नाइज रहती है।
ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनके परिवार को फर्दर बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो इस एक्ट में क्या हुआ है, डेथ और बर्थ जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, 2023 का अमेंडमेंट एक्ट है। और सारे बर्थ जो है वो डिजिटली रजिस्टर्ड किए जाएंगे, टू रजिस्टर्ड डिजिटली ऑल बर्थ एंड डेथ। डिजिटली मतलब डेटा इंटरनेट पे चढ़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आपको अगर बच्चे का आधार भी बनवाना है इवन, तब भी बस बर्थ सर्टिफिकेट इनफ रहेगा, सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट इज इनफ। तो ये इसमें प्रोविजन डाला गया है इन्होंने, ये अभी फिलहाल में जो अभी मॉनसून सेशन हुआ था ना, उसी में ये पास हुआ है, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है चीफ इकोनॉमिक आउटलुक। और इस इकोनॉमिक आउटलुक में बेटा वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोब लेवल पे क्या चल रहा है, ग्लोब लेवल पे वेदर इट इज रिसेशन, कितनी महंगाई है ग्लोबल लेवल पे, क्या क्या डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल इस रिपोर्ट ने कहा है कि ग्लोबली रिसेशन रहेगा ड्यू टू यूक्रेन रशिया वॉर, ड्यू टू पोस्ट पेंडेमिक इफेक्ट, और क्योंकि क्लाइमेट चेंज से भी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो उसकी वजह से अभी रिसेशन रहेगा। तो ये जो रिपोर्ट है चीफ इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। जो जितनी भी यूनाइटेड नेशन की फोरम्स होती हैं बेटा, चाहे यूएनएपी हो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, यूएनडीपी हो, या एनवायरमेंटल प्रोग्राम हो, यूएन की जितनी भी एजेंसीज हैं, डब्ल्यूटीओ है, ये सब क्वेश्चन में आता ही आता है, तो इनके बारे में तो पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो, हाल ही में हंगा टोंगा इरप्शन चर्चा में है, इसका संबंध किससे है, तो ये जो हंगा टोंगा है, ये टोंगा आइलैंड में एक वल्केनो है, ठीक है। और ये जो वल्केनो है, इसके इरप्ट होने की वजह से जो वहाँ का सी सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया हो, और ऐसा कहा जा रहा है कि ड्यू टू दिस वल्केनो जो टेम्परेचर है उस एरिया का राइज हुआ है, और वल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बेटा टोंगा द्वीप में है, और टोंगा द्वीप जो है, ये टोंगा छोटा सा आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, और इसको जो स्टडी कर रहे थे उन्होंने ये बताया है कि इसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक कारण है, नेचुरल रीजन है, इसकी वजह से भी राइज होगा ही, क्योंकि एक ही बार में बहुत सारी हीट निकलती है इनसे। तो ये वल्केनो का नाम है हंगा टोंगा, और इसको याद रखना टोंगा आइलैंड में है ये, ठीक है। अब हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, पहले तो ये समझो क्या है, क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, पता है तुम्हें, सिंपल टर्म्स में। फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो फाइनेंशियल मतलब आर्थिक रूप से, इंक्लूजन मतलब उनका इंक्लूड करना, उनको शामिल करना। किसको शामिल करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जो रूरल पॉपुलेशन है, जो बैंकिंग वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। जो बेसिकली क्या है इसमें फाइनेंशियली लोगों को इंक्लूड करना, कि बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, ठीक है, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना। जैसे कि इसका भी छोटा सा एग्जांपल है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना तो सुनिए शायद, नहीं सुनी। तुम जब छोटे से थे, जब मोदी जी आए थे गवर्नमेंट में, जब मोदी जी पहली बार जीते थे, कितने साल के थे तुम लोग, ये बताओ पहले। है तो हाँ, तो बेसिकली प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या थी, पहले भी हमारे पास योजनाएं रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो थी कि जीरो उस पर अकाउंट नहीं, कुछ लोग अकाउंट नहीं ओपन करवाते हैं, रूरल एरियाज में उनको पता भी नहीं, प्रोसेस भी बहुत ज्यादा ट्रिकी होता था, तो अकाउंट खोलने में बैलेंस की प्रॉब्लम होती थी ना गाँव में। तो प्रधानमंत्री ने एक आह्वान दिया था प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कि जीरो बैलेंस पे भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो जीरो बैलेंस पे ही अकाउंट ओपन कराए गए, और उसमें बहुत सारे अकाउंट ओपन हुए थे प्रधानमंत्री जन धन
योजना में। अब इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों करना था? क्यों करना था फाइनेंशियल इंक्लूजन? बेटा अकाउंट होंगे तो गवर्नमेंट का जो है अभी एक वो चल रहा है क्या, डीबीटी। पहले क्या होती थी, कैश से होती थी पेमेंट, अब क्या है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे कि आप भी कल को कहीं जॉब करोगे तो आपके सीधे अकाउंट में सैलरी आएगी, किसी थर्ड पर्सन के हाथ में नहीं आएगी, ताकि वो थर्ड पर्सन बचा के आपको ना दे। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, बच्चों को स्कॉलरशिप आती थी पहले कैश में। स्कूल वाले क्या करते थे, आता 500 था, बट सम शॉर्ट कमिंग्स आर फाउंड कि 500 में से बच्चों को वो 300 देते थे, बाकी 200 पर बच्चे के हिसाब से उनकी जेब में। फिर आया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या था कि जितने गवर्नमेंट भेज रही है सीधे बच्चे के अकाउंट में भेजेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही बेटा हमारे मनरेगा वाले वो हैं वर्कर्स, हमारे और ऐसे वर्कर्स जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं, लेबर जो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके अकाउंट को ओपन करके उन्हें फाइनेंशियली इंक्लूड कराना, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है वो डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। इसलिए इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ज्यादा से ज्यादा क्या करना, अकाउंट ओपन और बैंकिंग फैसिलिटीज और फाइनेंस की जो फैसिलिटीज है ज्यादातर लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। ठीक है, गांव गांव तक। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये आरबीआई जारी करता है, और आरबीआई ने अभी हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2023 जारी किया है। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें आंकड़े नहीं जानने हैं, बिकॉज आंकड़ों पे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। आप लोगों से आंकड़े नहीं पूछे जाते, आंकड़े ज्यादातर यूपीएससी वालों से पूछे जाते हैं कि भाई क्या रहा, कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन है, कितना नहीं है, वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है हंगर मैप लाइव, किसने जारी किया? हंगर मैप लाइव, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, हंगर मैप लाइव ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जारी करता है, हंगर मैप लाइव। और इस रिपोर्ट के तहत सबसे ज्यादा खराब हालत है इन कुछ कंट्रीज में। कौन कौन सी हो सकती है? सोमालिया, साहिल रीजन वाली। हंगर मैप लाइव में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट जारी की है, और इसमें कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि बहुत क्रोनिक हंगर से पीड़ित है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, हाँ, नाइजीरिया, नाइजीरिया में यही सारे हैं ना, सोमालिया, सोमालिया, बुर्किना फासो यहाँ पे लड़ाई रहती है, और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की हालत और भी ज्यादा बेकार हो चुकी है पहले से, बिकॉज इट्स अ वार हिट। और इसमें बेटा सीरिया, नाइजर, माली, हैती और बुर्किना फासो। सीरिया में भी ऐसे ही चलता रहता है, वॉर हिट है, वहां पे भी कुछ ना कुछ होता रहता है। माली और नाइजर। देखो कुछ तो बेटा क्लाइमेटिक रीजन है, और कुछ इनके ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसकी वजह से। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, नाइजीरिया, सोमालिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, अफगानिस्तान और सीरिया। यहाँ पर इनसफिशिएंट फूड कंजप्शन है। इनसफिशिएंट फूड कंजप्शन मतलब कि यहाँ पर फूड अवेलेबल ही नहीं है। हमारी कंट्री सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है इन कंट्रीज को। ठीक है, तो हंगर मैप लाइव में उन्होंने बताया है इस रिपोर्ट में कि अराउंड 828 मिलियन पीपल जो है वो क्रोनिक हंगर से पीड़ित हैं। 828 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग दिस पॉपुलेशन, इन कंट्रीज की पॉपुलेशन को मिला। और रीजन है क्लाइमेट चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फॉल्टी फूड सिस्टम और डिस्ट्रप्शन इन फूड सप्लाई चेन। फूड सप्लाई चेन क्या होता है पता है? यही है हमारे लिए, क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट और फूड सप्लाई चेन। फूड सप्लाई चेन कोविड-19 की वजह से चाइना पे भी इम्पैक्ट रहा, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा था।
तो चाइना फूड प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट करने में बेटा नंबर 1 पे है वर्ल्ड में। अगर राइस की हम बात करें, वीट की हम बात करें, तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट है वो या तो हमारी कंट्री करती है बेटा, इंडिया करता है सेकंड नंबर पे, या चाइना करता है। और क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आ गई है सभी कंट्रीज में, तो उसकी वजह से एक तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, दूसरा बेटा ये वॉर हिट है, वॉर चलता रहता है इनका, आर्म्ड रिबेलियन चलते रहते हैं इन कंट्रीज में, और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी साहेल रीजन वाली कंट्रीज है, और साहेल रीजन वाली कंट्रीज में डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, मरुस्थल धीरे धीरे वहां पर बढ़ता जा रहा है। तो ये याद रखेंगे किसने जारी किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जारी करता है हंगर मैप लाइव एवरी ईयर। हाल ही में किस स्थान को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से याद रखना, 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में शामिल किया। बेटा टोटल हमारी कंट्री में 41 वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं। तो हाल ही में किसे इंक्लूड किया है, शांति निकेतन को। शांति निकेतन क्या है, ये हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है, वैसे तो इसकी नींव जो रखी थी वो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने रखी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, 1860s में, ठीक है, 1860s में इन्होंने इसकी नींव रखी थी। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको ब्रह्मचर्य आश्रम आरंभ किया था यहाँ पर शांति निकेतन में। ये बहुत बड़ा लैंड एरिया है, यहाँ पर कुछ चीजें बनी हुई है, एक तो कला भवन बना है, विश्व भारती विश्वविद्यालय बना है, और संगीत भवन बना है। ये शांति निकेतन उन्होंने इंडिजिनियस वर्नाक्युलर एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। शांति निकेतन को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 41 हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। शांति निकेतन किसने बनाया, किसने शुरू कराया, ये भी आ सकता है, तो दोनों नाम याद रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। दिस इज डन।